शेन वॉर्न को कौन क्रिकेट फैन नहीं पहचानता। वो इतिहास के बेस्ट स्पिनर्स में से एक हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 टेस्ट मैचेस और 194 ओडीआईज खेले। 1992 में डेब्यू करे वॉर्न 2008 तक अपनी कंट्री के लिए खेलते रहे, पर इसी टाइम पीरियड में ऑस्ट्रेलिया के पास एक और लेग स्पिनर था जिसके बारे में शायद आप उतना नहीं जानते हो। स्टुअर्ट मैकगिल में टैलेंट की कमी नहीं थी। उन्होंने 44 टेस्ट मैचेस खेले और ऑस्ट्रेलिया के लिए 208 विकेट्स भी लिए, पर उनकी सबसे बड़ी गलती बस ये थी कि वो शेन वॉर्न के एरा में पैदा हुए। किसी भी और दौर में मैकगिल ऑस्ट्रेलिया की पहली चॉइस होते, लेकिन आज हम उन्हें केवल वॉर्न के बैकअप के रूप में जानते हैं। इसी तरह कई इंडियन खिलाड़ी भी थे जो गलत एरा में इमर्ज करे और टैलेंट होने के बावजूद उन्हें इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने के ज्यादा मौके नहीं मिले। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही प्लेयर्स पर। पार्थिव पटेल ने 2002 में सिर्फ 17 साल की उम्र में इंडिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर और क्रिकेट इतिहास के यंगेस्ट टेस्ट डेब्यूटेंट बने। उन्हें भारत के लॉन्ग टर्म विकेटकीपर बैट्समैन के रूप में देखा जा रहा था, पर बैट और ग्लव्स दोनों के साथ खराब परफॉर्मेंसेस और महेंद्र सिंह धोनी की इमरजेंस के बाद उन्हें टीम में ज्यादा मौके नहीं मिले। धोनी सिर्फ इंडिया के विकेटकीपर ही नहीं बल्कि टीम कैप्टन भी थे और उन्हें रिप्लेस करना पार्थिव पटेल के लिए काफी मुश्किल था। अगर वो धोनी एरा के अलावा किसी भी और एरा में होते तो शायद उनका करियर और लंबा होता, पर पटेल ने खुद 2020 के एक इंटरव्यू में कहा कि उनके करियर के लिए धोनी को ब्लेम करना गलत होगा। उन्होंने अपना डेब्यू धोनी से पहले किया था और वो उनकी परफॉर्मेंसेस थी जिन्होंने उन्हें टीम में वापस जगह बनाने से दूर रखा। एक और एक्सप्लोसिव खिलाड़ी जिन्होंने धोनी एरा में अपना क्रिकेट खेला वो थे दिनेश कार्तिक। डीके ने धोनी से पहले अपना टेस्ट डेब्यू करा, पर अपने शुरुआती मैचेस में वो बैट से परफॉर्म नहीं कर पाए। 2023 के एक इंटरव्यू में डीके ने धोनी को एक स्पेशल प्लेयर बताया और कहा कि जब टीम में उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज का सही इस्तेमाल करा। डीके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ज्यादा सक्सेसफुल रहे, पर फिर भी ओडीआईज में 100 अपीयरेंसेस भी नहीं कर पाए। हिस्टोरिकली इंडिया विकेट कीपर बैट्समैन के डिपार्टमेंट में वीक रहा है और किसी भी और एरा में डीके पहली चॉइस होते, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के बेस्ट एवर विकेट कीपर के एरा में इमर्ज करे। अगर एमएसडी द बैट्समैन की बात करें तो उनका सबसे कमजोर फॉर्मेट टेस्ट मैचेस था। इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में विकेट कीपिंग करना उनकी बॉडी पर जोर डाल रहा था और यही रीजन देते हुए धोनी ने 2014 में सिर्फ 33 की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उनके इस डिसीजन से वृद्धिमान साहा टेस्ट टीम के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बने। साहा ने 2010 में अपना डेब्यू करा था, पर वो धोनी के बैकअप थे और उन्हें टीम में खेलने की काफी कम अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। 2015 से वो रेगुलरली इंडिया के लिए खेले और उन्होंने इन टोटल 44 टेस्ट अपीयरेंसेस करे। अगर धोनी इस एरा में नहीं खेल रहे होते तो शायद हमें इंडिया टेस्ट मैचेस में साहा और लिमिटेड ओवर्स में डीके के कॉम्बिनेशन के साथ खेलता दिखता। अर्ली 2000s में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह इंडिया के सेट स्पिनर्स थे और किसी भी दूसरे इंडियन स्पिनर के लिए टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। इसी एरा में मुरली कार्तिक अपना क्रिकेट खेल रहे थे और टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें कुंबले और हरभजन का बैकअप बनकर ही रहना पड़ा। कार्तिक को टीम में जगह तभी मिलती थी जब उन दोनों में से कोई इंजर्ड होता या फिर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेलते। मुरली ने इंडियन डोमेस्टिक और काउंटी टेस्ट क्रिकेट में कंबाइंड 600 से ज्यादा विकेट लिए, पर अपने करियर में सिर्फ 8 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस ही खेल पाए। उन्होंने 37 ओडीआईज खेले, पर वहां भी वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। अमोल मुजुमदार की कहानी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की सैडेस्ट कहानियों में से एक है। मुजुमदार ने 22 साल इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला, जहां उन्होंने 48.13 की एवरेज के साथ 11,000 से ज्यादा टेस्ट रन्स बनाए, पर उन्हें कभी भी इंडिया के लिए एक मैच खेलने तक का मौका नहीं मिला। इसका एक बड़ा कारण था उनके करियर का कोइंसाइड करना उस समय के साथ जब भारत की बैटिंग लाइनअप में तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण और द्रविड़ चारों शामिल थे। किसी भी और एरा में वो एटलीस्ट 50 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेलते, पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन बैटिंग के बेस्ट एरा में खेलने के कारण वो एक इंटरनेशनल भी नहीं खेल पाए। एक और बैट्समैन जो इंडिया के इसी डोमिनेंट बैटिंग एरा के शिकार हुए वो थे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, जो डोमेस्टिक सर्किट में 10,000 रन और 54 का औसत बनाए रखने के बावजूद इंडिया के लिए सिर्फ 2 टेस्ट और 7 ओडीआईज खेले।
इंडिया यूजुअली अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं जाना जाता है, मगर 2010s इंडियन पेस बॉलिंग का गोल्डन एरा रहा। इस टाइम पीरियड में इंडिया के कई ऑल टाइम बेस्ट फास्ट बॉलर जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा ने अपना क्रिकेट खेला। एक समय ऐसा था जब जहीर खान का बॉलिंग पार्टनर ढूंढना एक बड़ा चैलेंज रहता था, और एक समय अब है जब भारत के पास फास्ट बॉलिंग टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पर इस सेम रीजन की वजह से कई ऐसे टैलेंट हैं जो शायद किसी और समय में इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे होते, मगर अभी टीम में जगह भी नहीं बना पा रहे हैं। इंडिया की फास्टेस्ट बॉल एवर डालने वाले उमरान मलिक, जिनकी हाइप कुछ वर्ष पहले आसमानों पर थी, वो आज नेशनल टीम में जगह बनाने के करीब भी नजर नहीं आते। शार्दुल ठाकुर सिर्फ 8 टेस्ट और 44 ओडीआईज तक ही सीमित रह गए। किसी भी और एरा में ये फास्ट बॉलर्स इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में मल्टीपल मैचेस खेलते, पर इंडियन फास्ट बॉलिंग की गोल्डन एज ने इन्हें सिर्फ कुछ अपीयरेंसेस तक ही सीमित कर दिया। कभी कभी क्रिकेट काफी क्रूर हो सकता है। इंटरनेशनल्स खेलने के लिए कई बार आपको सिर्फ टैलेंट ही नहीं पर टाइमिंग भी चाहिए होती है, और इन प्लेयर्स के कंट्रोल से बाहर के हालातों ने उनके करियर पर गहरा असर डाला। क्या आपके हिसाब से कोई और प्लेयर्स भी हैं जो गलत एरा में पैदा हुए? हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।